बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि बायोलॉजी ने फूड के शोबे में क्या हेल्प की है इंसानों की। आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी ने डिजीज़ को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प की है। तो थ्री प्रॉन्ग्ड एक्शन से मुराद है कि कंबाइन 3 स्टेप्स आर यूजली टेकन अगेंस्ट डिजीज़। मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ हम 3 कंबाइंड एक्शंस हैं, तरीक़ाकार हैं, स्टेप्स हैं जो अक्सर लिए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन, तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके आने से पहले ही हम एहतियात करें तो वो बीमारी हमें लगेगी ही नहीं। जैसे आजकल कोरोना है, तो अगर हम इसके ख़िलाफ़ अगर हम प्रिवेंटिव पे आएंगे, डेली हाथ धोएंगे और लोगों के साथ गैप रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, द एडवांसेस इन बायोलॉजी साइंस हैज़ प्रोवाइडेड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बायोलॉजी ने हमें इतना ज़्यादा, जैसे जैसे बायोलॉजी का नॉलेज इंक्रीज़ हुआ, तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिल गई हैं मुख्तलिफ बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट से मुराद के वो जरासीम जो बीमारी करते हैं। हमें पता चल गया कि कौन से जरासीम से कौन सी बीमारी होती है और वो कैसे जरासीम फैलते हैं। जैसे हमें डेंगू का पता चला कि वो मच्छर से फैलता है और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अभी हमें कोरोना वायरस का पता चल गया कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। तो इस तरह से हमें कॉजेटिव एजेंट का और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल गया, तो हमने उससे अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो हम प्रिवेंट हो गए बीमारी से। जैसा कि बड़ी कॉमन कुछ बीमारियां हम डिस्कस करते हैं, जैसे एड्स कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को। एड्स जो है ये काज्ड बाय HIV। एड्स के बारे में पहले समझ लें कि सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को। ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो होती है जिसमें कोई एक बीमारी की अलामात ना हो, मुख्तलिफ बीमारी की अलामात हों, उसको फिर हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। और ये एक्वायर्ड का मतलब इसको हासिल करते हैं, ये बाय बर्थ नहीं होता, ये दुनिया में आने के बाद बीमारी आती है। इसलिए हमने कहा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, कि इसमें डेफिशिएंट हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला जो क़ुव्वत मुदाफ़त है हमारी, वो कमज़ोर हो जाती है। इट इज़ काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस इसकी वजह बनता है। अब हमें पता है कि HIV जो है वो इसकी वजह है। और HIV कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे होती है? तो HIV स्प्रेड थ्रू नंबर 1 फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम एक बंदे का ब्लड दूसरे में लगाएं, बगैर टेस्ट किए ब्लड लगा दें, तो उससे हो सकती है। अगर उसके ब्लड में मसला है तो वो दूसरे को भी करेगा। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सरिंजेज, आजकल आपको पता है एक सरिंज एक बंदे पे इस्तेमाल होती है, दूसरे पे नहीं होती क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक सर्जरी की और वो इंस्ट्रूमेंट को अगर साफ़ नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, पाक साफ़ नहीं किया जरासीमों से, तो उनको दोबारा यूज़ कर लिया किसी दूसरे बंदे पे, तो उससे हो सकती है। तो आप अगर हम इन्हीं चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज होने से पहले उसको टेस्ट वगैरह कर लें, लगाने एक बंदे का ब्लड दूसरे को लगाने से पहले। सिरिंजेस हम एक पे एक का ही इस्तेमाल करें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को दोबारा हम स्टरलाइज कर लें, जरासीमों से पाक कर लें, तो हम इनसे बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? डॉक्टर एडवाइस अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट्स। ये ही जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इन्हीं से बच के अगर हम इन्हीं से एहतियात करें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। एड इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, तो एड्स का ला इलाज है। ये MCQs है, आपने MCQs के लिए। दूसरी एग्जांपल देखें हमारी बुक में, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को, लीवर की सोजश को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपा का मतलब लीवर और आइटस का मतलब होता है सोजश, इन्फ्लेमेशन। इट इज़ काज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस H वायरस से मुराद हेपेटाइटिस वायरस इसकी वजह बनता है। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस कैसे होता है? ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए होता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के ज़रिए होता है। इससे भी अगर हम इन चीज़ों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर टेस्ट करने के बाद करें, सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करें और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसको हम अगर स्टरलाइज करें, तो हम इससे बच सकते हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अगला हमारा दूसरा मेथड है, दूसरा वे है बीमारी से लड़ने के लिए। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कहते हैं एबिलिटी ऑफ
अचीविंग इम्यूनिटी या प्रोसेस ऑफ अचीविंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अचीव करने के प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन हम कई तरह से बॉडी में हासिल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी और नेचुरल वे से भी। वैक्सीनेशन जो है ये एक तरीका है, आर्टिफिशियल वे है इम्यूनाइजेशन हासिल करने का, इम्यूनिटी हासिल करने का। तो वैक्सीनेशन की डिस्कवरी कब की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एडवर्ड जीनर नामी साइंटिस्ट ने 1796 के अंदर सबसे पहले ये टेक्निक वैक्सीनेशन की इंट्रोड्यूस करवाई। वैक्सीनेशन का जो लफ्ज़ है ये एक लैटिन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है वैका। उस वैका का मतलब होता है कॉ, तो कॉ से ये लफ्ज़ निकला है। कॉ पॉक्स का पस जो होता है रेशा, कॉ पॉक्स एक बीमारी है जो कॉ को ज़्यादा लगती है और इसका इस बीमारी में होता क्या था कि जो कौ थी उसका जो अडर था, हवाना था, उसके ऊपर ना छाले बन जाते थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि वो ग्वालन जो दूध की मिल्किंग करती थी, वो जब दूध निकाल रही थी उस गाय का, तो उसके हाथ पे भी, क्योंकि उसके हवाने के ऊपर छाले बने हुए थे, उन छालों में पस था, वो पस जो है वो उस ग्वालन जो दूध निकाल रही थी उसके हाथ पे लग गया, तो उसके हाथ पे भी छाले बन गए और उन हाथ छालों में पस बन गई। तो उससे ये जो एडवर्ड जिनर है उसने वो उस ग्वालन जो थी उसके पास, उसके हाथ में जो छाले थे उसका पस निकाला और उसको एक बच्चे में लगाया। तो उस बच्चे में बीमारी फैली और वो खुद ही ठीक हो गया। तो वो उससे फिर बाद में पता चला कि उस पस में वायरस था और वो वायरस जब वीक करके लगाया जाए किसी को, तो वो उसमें क्या है कमज़ोर करके लगाया जाए तो वो वायरस बीमारी नहीं फैलाता बल्कि उसमें इम्यूनिटी पैदा कर देता है। इसको हम मज़ीद इसकी डिस्कवरी को हम छठे चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोपॉक्स पस इज़ नोन एज वैका, कोपॉक्स के पस को हम वैका कहते हैं और वैका का मतलब होता है कौ। इसी से ही लफ्ज़ वैक्सीनेशन निकला। पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? वैक्सीनेशन को हम इनोकुलेशन भी कह सकते हैं। इनोकुलेशन कहते हैं इंजेक्ट करना या लगाना। is carried out to make the people immune from viral or bacterial epidemics। epidemics कहते हैं आउटब्रेक होना, किसी लार्ज पॉपुलेशन पे किसी बीमारी का फैलना। और फॉर सम डिजीजेज द इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड एट देयर अर्ली लाइफ, या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें छोटी उम्र में बच्चों को हम वो वैक्सीन कर देते हैं ताकि वो उससे बच जाएं, उससे इम्यून हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि पोलियो के खिलाफ बच्चों में वैक्सीन की जाती है। हुपिंग कफ जो होती है, ये इसको हम काली खांसी भी कह लेते हैं, इसमें बच्चों में ज़्यादातर ये होती है। और ये हुपिंग का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस होना, कि खांसी जो है उसमें साउंड, विस्लिंग साउंड आती है साथ बच्चों में जब वो खांसते हैं। तो मीज़ल्स कहते हैं खसरे को, मम्प्स कहते हैं कान पेड़े, और ये भी हमने वैक्सीनेशन के ज़रिए इजीली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को हम शॉट्स भी कहते हैं। शॉट्स का मतलब होता है डोज। जैसे हम कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन की एक शॉट आज लगानी है, एक हफ्ते बाद फिर एक उसके अगले हफ्ते बाद, तो इस तरह से इसके शॉट्स का मतलब डोजेस लगाना। तो इसके बाद ये मैंने एक पिक्चर देखें, ये जो पिक्चर है इसके ये पूरी बॉडी के ऊपर दाने बने हैं, तो ये मीज़ल्स खसरे की प्रॉब्लम है, खसरे में इस तरह से होता है। और ये जो है ये है मम्प्स कहते हैं कान पेड़े। कान पेड़े में क्या होता है कि ये जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड की 3 टाइप्स होती हैं। एक स्लाइवरी ग्लैंड वो होते हैं जो हमारे कानों के दोनों कानों के करीब होते हैं, तो कानों के करीब वाले स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो इन्फ्लेम्ड, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं और उनमें सोजश हो जाती है। तो ये जो है ये मम्प्स की अलामतें हैं। ये एक साइड के स्लाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेम हुए हैं, दूसरी साइड के भी हो सकते हैं। It is claimed that smallpox has been totally eliminated from the world by using this method। तो ये इस मेथड के ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है इस बीमारी को वैक्सीनेशन के ज़रिए। Scientists are making continuous effort to develop vaccine against other diseases. For example, even vaccine against AIDS is being administered in human on experimental basis। एक तजर्बाती तौर पर एड्स के खिलाफ भी वैक्सीन जो है वो इंसानों के ऊपर की जा रही है। ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी हमारा अगला मेथड है। अब ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी तीसरा हमारा मेथड है। तो टू कम्बैट डिजीजेज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड विच आर एज फॉलो। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। हमें पता है एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं।
इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज ही इज़ सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तो हम उसे एंटीबायोटिक लगाते हैं अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो। एंटीबायोटिक आर यूज इन बैक्टीरियल डिजीजेज, हमें पता है कि हम सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ये वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, ना ये किसी फंजाई के खिलाफ काम करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। वैन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंट, और उस वक्त काम करती हैं जब बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा देर तक लगाएं तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंट हासिल ना की हो तो फिर ये बेहतर वर्क करती हैं। रेडियोथेरापी क्या होता है? रेडियोथेरापी इज़ इन कैंसर, रेडियोथेरापी इज़ यूज़, कैंसर में हम रेडियोथेरापी कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर के अंदर ट्यूमर्स रसोलियाँ सी बन जाती हैं, उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए, ट्यूमर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? इन रेडियोथेरापी कैंसरस पार्ट, कैंसर वाला हिस्सा जो होता है, आर एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, उसके ऊपर शॉर्ट वेव रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। रेडिएशन शॉर्ट वेव वाली होती हैं, यानी कि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। थोड़ी वेवलेंथ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारी टारगेट जगह के ऊपर, यानी कि कैंसर वाले सेल की जगह से पे नहीं पड़ेंगी, वो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट पे पड़ेंगी या ऊपर से गुजर जाएंगे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसलिए हम थोड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और वेवलेंथ थोड़ी हो, वो यूज़ करते हैं। जैसा कि एक्सरेज वेव्स वगैरह जो होती हैं ये यूज़ की जाती हैं। फ्राम द रेडियो एक्टिव मटीरियल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस रेडियो एक्टिव मटीरियल जिससे रेडिएशन निकले, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट या सीजियम वगैरह रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, तो बार बार इसको वक्फे के बाद रिपीट किया जाता है, लेकिन वो कितना वक्फा रखेंगे, कितनी देर बाद, वो डिपेंड करता है कि रसोली कितनी बड़ी है जिसको हमने तोड़ना है, कैंसर का सेल्स कितने ज़्यादा हैं जिनको ख़त्म करना है। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी सेंटर्स विच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरापी टू कंट्रोल कैंसर। कीमोथेरापी ये भी कैंसर के लिए यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो यूज इन कैंसर। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम केमिकल्स यानी कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। केमोथेरापी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग से मुराद लगाना, यूज़ करना। सर्टन खास केमिकल्स होते हैं जो कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद। दीज केमिकल्स मे किल बोथ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। इसका नुकसान ये है कि ये कैंसर या नॉर्मल सेल को, कैंसर वाले की बजाय नॉर्मल सेल्स को भी के डीएनए को ख़त्म कर सकती है। उसका डीएनए डैमेज होकर उसमें म्यूटेशन अगर आ गई तो उसमें म्यूटेशन आने से क्या होगा कि हमारा नॉर्मल सेल्स भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है म्यूटेशन आने से। तो ये इसका साइड इफेक्ट भी है। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि कैंसर कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी में फ़र्क बताएं, या इसमें से कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों कैंसर में यूज़ होते हैं। तो कीमोथेरापी ज़्यादा बेहतर है रेडियोथेरापी से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कीमोथेरापी में केमिकल यूज़ करते हैं और केमिकल ब्लड में जाते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में फैलता है, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वहाँ तक केमिकल्स जो है वो पहुँच सकते हैं। कहीं भी अगर ब्रेन में ट्यूमर है, कैंसर है, या खून के सेल्स में कैंसर है, या बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर है, तो केमिकल्स पूरी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँच के उसको ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। लेकिन जो रेडियोथेरापी है वो सिर्फ रेडिएशन हम किसी ख़ास जगह पे ही बम्बार्डमेंट करवाएंगे जहाँ पे ट्यूमर बना होगा, जहाँ पे कैंसर सेल पे ही सिर्फ उसको किया जाएगा। तो वो पूरी बॉडी के सेल जो हैं कैंसर, पूरी बॉडी के अगर कहीं कैंसर तो वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकेगा रेडियोथेरापी, लेकिन कीमोथेरापी में पूरी बॉडी से हम कैंसर को ख़त्म कर सकते। बाकी नुकसान और फ़ायदे तो सबके हैं ही। जीन थेरापी, जीन थेरापी हमारा आखिरी मेथड है। इट इज़ रिसेंटली डेवलप्ड, ये एमसीक्यूज आएगा आपको कि रिसेंटली डेवलप टेक्निक कौन सी है जो इसको हम डिफेक्टिव जीन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कोई जीन ख़राब हो जाए तो हम उसकी जगह नए जीन्स को हेल्दी जीन निकाल के लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं? जीन थेरापी कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। इसमें हम क्या कहते हैं? नॉर्मल जीन को आइसोलेट करते हैं किसी दूसरे बंदे की बॉडी से, हेल्दी बंदे की बॉडी से उसका जीन निकालते हैं। कहाँ से जीन निकालते हैं? तो हम बोन मैरो सेल से। उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनके जो बोन मैरो गुद्दा होता है उसमें स्टेम सेल होते हैं, और स्टेम सेल जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, बाई बर्थ होते हैं, वो हम सब की बॉडी में होते हैं। उन स्टेम सेल्स, बोन मैरो में स्टेम सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बोन मैरो वाले सेल्स में से हम वो वाला जीन निकालते हैं जो डिफेक्टिव, जो हमने लगाना होता है। मसलन किसी का अगर हीमोग्लोबिन वाला जीन निकालना है तो हम हीमोग्लोबिन वाला जीन निकाल के उसकी बॉडी में, उसके स्टेम सेल में उसको इंसर्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में हेल्दी जीन चला जाएगा और उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद अगला है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हमने लास्ट टॉपिक फूड प्रोडक्शन वाले में भी पढ़ा था इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इसको आईडीएम भी कहते हैं। कंबैटिंग डिजीज़, इसका मैंने बताया था कि ऑल मेथड, यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स, तमाम मेथड्स को इकट्ठे इस्तेमाल करना। व्हेन रिक्वायर्ड,
जब ज़रूरत पड़े, एंड इंश्योरिंग ए पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। और इसमें ख़ास तौर पर हमें क्या है कि तमाम मेथड, जैसे आजकल कोरोना है तो हम इसमें सारे मेथड इकट्ठे, मेडिसिन भी इकट्ठी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर भी इकट्ठी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा और जितने भी पॉसिबल अद्वियात हैं सारी इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसकी को हम स्टेप बाय स्टेप उसका इस्तेमाल करें। तो इसमें अब क्या है, बड़ी मेन चीज़ जो इसमें है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हमने जो करनी होती है वो होती है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उसको भी बताया जाता है इन दिस प्रोग्राम। तो उसमें हम कम्युनिटी को क्या बताते हैं, आइडिया में रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को आगाही देते हैं अबाउट द सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, के डिजीज़ कितनी सीवियर है। जैसे आजकल कोरोना के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और अखबारात के ऊपर भी, और फ्लैक्सें लगा कर जगह जगह लिख के मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हमें अवेयरनेस दी जा रही है कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, इट्स काजेज़, इसकी वजह क्या है, कोरोना वायरस इसकी वजह है, एंड रेमडीज़ और इसका इलाज क्या है। तो इस बारे में पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेना, जैसे आजकल पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है इस बीमारी में कि वो भी साथ दें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। आईडीएम इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज़ फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।